प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तो उसके बाद तो हर जगह रेड कारपेट उनके लिए तो लाजमी है होना। अमेरिका जो है टेरर पैदा करना चाहता है बाकी देशों में, और रूस की कंपनियों के पास सिर्फ एक ही उपाय है कि उन भारतीय रुपयों को भारत में ही इन्वेस्ट करें। लेकिन अमेरिका को ये जो अपनी जो एक तरह से वहाँ पे जो अपनी एक दादागिरी है वो दिखा रहा है। शुरुआती तौर पर ये देखने में लगता है पहली नज़र में कि अमेरिका ने हिट करके सही किया, क्योंकि उसने ब्लॉकेट लगाया हुआ है। वो उन देशों के जहाज़ों को नहीं छेड़ रहा है, जैसे रूस के जहाज़ को, जैसे चीन के जहाज़ को। क्योंकि लॉज ये कहते हैं कि आप हिट करोगे तो रेस्क्यू भी करोगे। कि प्राइम मिनिस्टर का अभी जो स्टैंड है और जब वो विपक्ष में थे तब के और आपके स्टैंड में क्या फर्क समझ में आता है आपको? दिखावे वाली बात है। हम विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, असंतोष जताने के लिए असंतोष जता रहे हैं। क्या ट्रंप की दादागिरी और पागलपन इस हद तक बढ़ चुका है कि वो किसी भी शिप पर अटैक कर देंगे और दुनिया में कोई कुछ बोलेगा नहीं? जिस तरीके से भारत के 3 नागरिकों की जान गई, एक मालवाहक पोत था उसको निशाना बनाया गया, और उसके बाद भारत सरकार का इस पे क्या रुख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रुख है, वो इस पर क्या खड़ा स्टैंड लेंगे, और ट्रंप की जिस तरीके से दादागिरी बढ़ती जा रही है और ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जिस दिशा में जा रहा है, और अमेरिका जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का लगातार उल्लंघन कर रहा है, जिसको मन उसको हिट कर दे रहा है, और उस पर डिप्लोमेटिक चैनल्स पे क्या बात हो रही है, दुनिया इसको किस नजर से देख रही है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ये बड़ा गंभीर विषय है। 3 भारतीय लोगों की जान गई बीते दिनों, और भी शिप्स को अमेरिका ने टारगेट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में। इस पर बात करने के लिए, इस पर डिटेल जानकारी के लिए, बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी है। हमारे साथ उमाशंकर सर हैं जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और विदेश नीति और विदेश पर काफ़ी ज़बरदस्त कमांड है। तकरीबन 40 से ज़्यादा देशों को ये खुद विजिट करके देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? सर मैं भी अच्छा हूँ। बट ये खबर जो है हम लोग के लिए तो एक लाइन में आई कि भाई हिट किया, 3 भारतीय नागरिकों की जान गई। उसके बाद फिर एक ट्वीट आता है विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिसमें वो कहते हैं हमने मार्को रूबियो से बात की है। लेकिन ओवरऑल इस घटना को डिप्लोमेटिक चैनल की दुनिया कैसे देख रही है? ये एक वॉर क्राइम है, ये ह्यूमैनिटेरियन के खिलाफ किया गया क्राइम है? देखिए, आपने एक साथ कई सारे सवाल किए हैं और हमको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बढ़ना होगा आगे। सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि घटना क्या हुई है। इसके बारे में हालांकि बहुत सारी बातें आ गई हैं, दर्शकों को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन जो 3 शिप जिसकी आपने बात की, जिस पर अटैक हुआ, उसमें 2 जो है वो पलाऊ झंडे वाला वो है और एक गिनी बिसाऊ झंडे वाला शिप है, यानी कि ओनरशिप भारत के पास नहीं है। लेकिन तीनों शिप पर जो भारतीय जो चालक दल के सदस्य थे वो भारतीय थे। 2 जो पलाऊ फ्लैग वाले शिप थे उन पर 24 भारतीय थे नाविक, और जो तीसरा जो था जलवीर, उस पर 20 भारतीय नाविक थे। जो दूसरा शिप जिस पर अटैक हुआ, जो सेटेबेलो, जो एमटी सेटेबेलो, उस पर जो अटैक हुआ, उस पर जो 24 भारतीय नाविक सवार थे उनमें से 3 की जान चली गई। 21 को ओमानी अथॉरिटीज़ ने बचा लिया, ओमान की नौसेना ने बचा लिया। उसके बाद से ये जो मामला है ये बहुत गंभीर हो गया है, और शुरुआत में ही अपने दर्शकों को बताते चलें कि इसके बाद जो है भारत सरकार ने जो दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास है उसके जो प्रमुख हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिकी राजदूत शहर में मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे में प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो CDA यानी कि चार्ज डे अफेयर जो होते हैं उनको तलब करके उनके साथ अपनी नाराज़गी, अपना असंतोष, और साथ ही साथ ये उनको कहा गया है कि आगे से ऐसी घटना ना हो, इस बात को इंश्योर करें। हालांकि हमने देखा कि उसके बाद भी तीसरे जहाज़ पे जो हमला हुआ, जो पहली बार तलब किया गया था अमेरिकी राजनयिक को, उसके बाद उसके कुछ घंटों के बाद ही MT जलवीर पे जो है वो हमला हो गया। तो ये अभी एक सिचुएशन है, और इसके बाद तमाम सवाल जो आपने पूछे हैं वो उभर कर सामने आते हैं। तो हम एक एक करके सवाल को जैसे जैसे आप पूछेंगे हम उसको मैं स्टेप बाय जाता हूँ। पहले मैं जानना चाहता हूँ ये अटैक हो कहाँ रहे हैं, कहाँ पे अमेरिका ने अपना मतलब बेड़े लगा रखे हैं, कहाँ वो रोक रहे हैं, कहाँ वो अटैक कर रहे हैं? और ये पलाऊ और ये जो आपने एक और देश का नाम लिया, ये छोटे देश है, ये उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से अटैक कर रहे हैं, क्या है पूरा थोड़ा सा इस पे बताइए। जी देखिए, ये जो हमले हुए हैं ये ओमान की खाड़ी में हुए हैं। अब जैसे अगर हम दोबारा से इस मैप पर आएँ तो ये ईरान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और यहाँ पे ईरान का कब्जा है, ईरान यहाँ से आवागमन नहीं होने दे रहा। अमेरिकी जो ब्लॉकेड है वो ओमान की खाड़ी में, इस पूरे इलाके में जो है वो अमेरिकी सेना ने अपना दबदबा कायम कर रखा है। अब जो भी जहाज़ ईरान की तरफ जाता हुआ नज़र आता है या जाता हुआ दिखता है या कोशिश करता है, उसको जो अमेरिकी सेना, जो नौसेना है, यहाँ पे जो अमेरिकी सेना के जो दल बल हैं उनको वो हिट करते हैं।
हिट करने के कई तरीके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये जो तीनों जहाज़ हैं जो बकौल अगर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हिसाब से उनके दावे को सही माने तो ये अमेरिकी ब्लॉकेट तोड़ के ईरान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। एक जहाज़ के बारे में तो उन्होंने ये भी कहा कि वो तेल की ढुलाई में लिप्त था। सेटेबेलो के बारे में भी उन्होंने यही कहा, जलवीर के बारे में भी उन्होंने यही कहा। हालांकि जो सेटेबेलो के जो मैनेजमेंट है उसने डिनाई किया है और ऑन रिकॉर्ड डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं था, हम ईरानी तेल के ढुलाई में कहीं से भी शामिल ये जहाज़ नहीं था। तो अमेरिकी दावे पर भी सवाल हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि ईरान ने ब्लॉकेट किया हुआ है, अमेरिका को लगता है कि इस तरह के जहाज़ जाते हैं और जो तेल के निर्यात को अमेरिका ने रोका हुआ है अपने ब्लॉकेट के ज़रिए, प्रतिबंधों के जरिए तो रोका ही हुआ है, ब्लॉकेट लगा के न सिर्फ तेल के निर्यात को रोका है बल्कि ईरान को कोई सामग्री न पहुँचे, दैनंदिनी ज़िंदगी की जो चीज़ें जो बाहर से आयात करता है वो न पहुँचे, तो इसके लिए उसने ब्लॉकेट लगा रखा है। तो उसको लगता है कि ये ब्लॉकेट तोड़ने वाले जहाज़ को सज़ा देना उसका धर्म है और इसलिए वो ऐसे जहाज़ों पर हमले कर रहा है। सवाल यहाँ बड़ा ये उठता है कि किस अधिकार के तहत वो हमले कर रहा है। यहाँ आकर बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो अमेरिका के प्रतिबंध हैं, वो यूएनएससी के प्रतिबंध नहीं है। ईरान पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो तरह के प्रतिबंध हैं। एक जो यूएनएससी ने लगाए हुए हैं जो 2006 और उसके बाद के समय में चलते आए। जब JCPOA समझौता हुआ 2016 में, जो कि P5+U+ ईरान के बीच हुआ, तो उसके बाद उन प्रतिबंधों से निजात मिल गई थी ईरान को। लेकिन अब जब JCPOA से 2018 में ट्रंप खुद निकल गए, उसके बाद बहुत इंतज़ार किया ईरान ने, 2025 में वो भी निकल गया। हालांकि उसके बाद जो है, क्योंकि ट्रंप ने फिर से एक नई डील करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया ईरान पे, तो उन्होंने जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं अमेरिका के वो दोबारा से लगा दिए। वो सेकेंडरी सैंक्शंस अलग हैं उससे जो यूएनएससी के सैंक्शंस हैं। यूएनएससी के जो सैंक्शंस हैं वो इस बात को रोकने के लिए है कि ईरान जो है ना तो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को और ना ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ना तो उसको बढ़ावा दे सके ना उसका प्रसार कर सके। तो उसके मद्देनज़र जो कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उस उद्योग से रिलेटेड जितने तरह के प्रतिबंध हैं वो यूएनएससी ने लगाए हुए हैं। जो सेकेंडरी जो एक अमेरिका ने अपनी तरफ से जो प्रतिबंध लगाया हुआ है उसमें है कि भाई ईरान को तेल नहीं बेचने देंगे, इससे वो पैसा कमाएगा, इससे उसको अपने न्यूक्लियर वेपन को अब आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो बार बार आपने देखा भी होगा, ट्रंप बार बार बाइडेन को गाली देते हैं कि उसने पैसे भेज दिए, वो ओबामा को गाली देते हैं कि उसने ईरान को बहुत पैसा कमाने दिया और मैं सबको रोक दूंगा। तो ये जो प्रतिबंध लगे हुए हैं इसकी इसको लेकर खुद ये सवाल है, वो इसलिए क्योंकि ये यूएनएससी के नहीं है और उसको मानने को भारत जैसा देश बाध्य नहीं है। तो शुरुआती तौर पर यह देखने में लगता है पहली नज़र में कि अमेरिका ने हिट करके सही किया, क्योंकि उसने ब्लॉकेट लगाया हुआ है और क्योंकि ये जहाज़ उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो अमेरिका का राइट बनता है कि उन जहाज़ों को अब जहाज़ पे हमले किस तरह के तरीके के हुए हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अमेरिका को ये जो अपनी जो एक तरह से वहाँ पे जो अपनी एक दादागिरी है वो दिखा रहा है और वो किसी भी जहाज़ को वो हिट कर रहा है। लेकिन एक बात उसमें कैच है बहुत बड़ा, वो उन देशों के जहाज़ों को नहीं छेड़ रहा है, जैसे रूस के जहाज़ को, जैसे चीन के जहाज़ को, क्योंकि उसको पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा और उधर से रिटेलिएशन आएगा। तो वो छोटे छोटे देशों के, आपने सही कहा कि जहाज़ों को टारगेट कर रहा है। और क्योंकि उस पर भारतीय नाविक हैं, अब भारतीय नाविक क्यों पाए जाते हैं हर जहाज़ पे? फिलीपींस एक ऐसा देश है जिसके नाविक सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में, दूसरा नंबर भारत का है। 3,20,000 नाविक हैं दुनिया के अलग अलग देशों के जहाज़ को चलाने वाले, जो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो हर जहाज़ पे वो 1, 2, 3, 4 की तादाद में होते हैं। कई जहाज़ पे पूरा का पूरा क्रू जो है वो भारतीय होता है। तो ना तो ये भारतीय स्वामित्व वाला जहाज़ था, ना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन क्रू मेंबर उसके भारत के हैं। अब उस पर हमला होता है तो ये डिपेंड करता है कि उस हमले को हम जायज़ मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है कि जो हमला अमेरिका ने किया उसको किस रूप में ले, क्या अमेरिका का लाइन टो करे या फिर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो यहाँ से जो बहस का दूसरा सिरा खुलता है। तो फिर अभी भारत किस लाइन पे है? अभी भारत तो, मुझे जितना मैंने बयान देखा है, 3 भारतीयों के मारे जाने के बाद दोबारा तलब किया गया अमेरिकी दूतावास के जो सीडी हैं उनको, जैसॉन मिक्स उनका नाम है, जैसॉन मिक्स उनका नाम है, और उनको दोबारा बुलाया गया और एक कठोर नाराज़गी जो है वो जताई गई। लेकिन वो सिर्फ एक ऑर्नामेंटल उसकी वैल्यू है। हमने बता दिया,
उन्होंने अपना कम्युनिकेट कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अगर इंडिया इसको इस रूप में लेता कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा गंभीर बात है और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए ये हमला किया है, तो शायद इसका जो रेज करने का जो लेवल है वो अलग होता। सार्वजनिक तौर पे ऐसे बयान आते जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब दे रहे थे, और उसके उदाहरण आगे हम बातचीत में लेकर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मुझे लगता है, जितना मैंने स्टेटमेंट देखा है, जो सवालात हमने किए और जो जवाब आए, जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आए, उसमें सीधे तौर पे ये लगता है कि अमेरिका जो है वो, क्योंकि उसने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, तो इनको ज़रूरत क्या थी इन जहाज़ों को उधर जाने की। तो सबसे पहले तो बात इस बात पे होनी चाहिए, जो ब्लॉकेट अमेरिका ने लगाया है उसकी क्या लेजिटिमेसी है, उस पर कोई नहीं बात कर रहा। एक और दलील दी जाती है, 24 जहाज़ फारस की खाड़ी में थे। फारस की खाड़ी जो है वो इस इलाके को बोलते हैं, ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट हुआ, ये ओमान की खाड़ी है। यहाँ पे हमारे 24 जहाज़ थे, 11 अभी भी है, 11 या 13 अभी भी हैं। दलील ये दी जाती है कि क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है और ब्लॉकेट अमेरिका ने लगाया हुआ है, तो दो तरह का ब्लॉकेट है। जब ये जहाज़ 13 के 13 वहाँ पे खड़े हैं, तो बाकी जहाज़ों को क्या ज़रूरत है उधर जाने की, ठीक है। इस दलील में दम है, लेकिन ये दलील ये नहीं बताता कि चाहे वो ईरान का ब्लॉकेट हो, वो भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, या जो अमेरिका ने जो अपना ब्लॉकेट लगाया हुआ है वो भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। अब क्योंकि सेफ्टी का मामला है, तो वो 13 जहाज़ जो हैं वो वहाँ पे अटके हुए हैं। अब ये जो है, इनको शैडो फ्लीट कहा जाता है कि चोरी छिपे जाते हैं, प्रतिबंध इन पे लगा हुआ है, ये भी अमेरिकी प्रतिबंध है। तो क्योंकि उनको है कि ये ईरानी तेल को ढोने का काम करते हैं, तो इसलिए उन जहाज़ों पर, ऐसे जहाज़ों को चिन्हित करके उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो इन जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं, तो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट ये कहा जा रहा है कि भाई ये लोग इलीगल काम कर रहे थे, लेकिन जो लीगलिटी अमेरिका बता रहा है, पहले तो उस पर बात हो ना, बहस हो कि वो सही है या गलत है। मैं बहुत जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैं समझता हूँ, नियम ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कि अगर कोई आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये तो उसमें कहते हैं कि DCC, डिटेन, चेक एंड कैप्चर, मतलब आप उसको डिटेन कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। और अमेरिका की इतनी क्षमता है कि वो किसी भी जहाज को उस समय वहाँ पे जाकर किस तरीके से कर सकता है। बट वो हिट कर रहा है लगातार, और हमें ऑडियो मैसेजेस सुनाई दे रहे हैं कि अमेरिका ने हिट किया है, फिर वो आ रहा है, वार्निंग दी थी, तमाम दलीलें हैं। बट अगर इससे काम हो सकता है तो हिट करने का क्या मकसद? अमेरिका जो है टेरर पैदा करना चाहता है बाकी देशों में? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल इसलिए बहुत वाजिब है कि अव्वल तो जो ब्लॉकेट है उसकी बात हमने कर ली कि उसकी लीगलिटी अपने आप क्वेश्चनेबल है। दूसरी बात, जो हिट कर दिया उसके बाद भी, तो जो आपने कहा जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत आता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत आता है, कि अव्वल तो आप डिस्टिंक्शन करोगे कि ये सिविल जहाज़ है या मिलिट्री जहाज़ है। ये साफ तौर पे सिविल जहाज़ है, आप कह लो कि सैंक्शनड है लेकिन सिविल जहाज़ है। वो नियम ये भी कहता है कि आप अपने मिलिट्री एडवांटेज का फ़ायदा नहीं उठाओगे, यानी कि अमेरिका अपने पोतों के साथ वहाँ पे युद्ध पोतों के साथ जो है वहाँ पर मौजूद है और उसका मिलिट्री एक एडवांटेज है, तो जिसको मर्जी ठोक दे, ये वो नियम जो अंतर्राष्ट्रीय नियम उससे डिबार करता है। दूसरी बात यह है कि आपने कही चेतावनी की बात, चेतावनी दी गई, कई विवाद के सुर इस बात पे भी आ रहे, विरोध के सुर, कि चेतावनी नहीं दी गई ढंग से, या चेतावनी के बाद वक्त नहीं दिया गया। वो एक विवाद का विषय या बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जब आपने हिट कर दिया, एक तो आप कह रहे हैं कि प्रेसिजन अटैक किया, यानी कि हमने टारगेट करके सिर्फ इंजन रूम में मारा ताकि जहाज़ निष्क्रिय हो जाए और वो चल ना पाए और काम हो जाए। लेकिन इतना बड़ा विध्वंस हुआ, इतनी बड़ी आग लग गई, 3 भारतीय मारे गए दूसरे जहाज़ पे जो हमला हुआ, तो ये तो प्रेसिजन अटैक का मामला नज़र नहीं आता। चलिए ठीक है, आपने अटैक कर दिया और आग लग गई किसी वजह से, आपने उसके बाद रेस्क्यू नहीं किया, और जो रेडियो जो संदेश हैं उसमें उससे भी ये बात जाहिर होती है कि जब आपने अटैक कर दिया उसके बाद अमेरिका रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। रेस्क्यू किसने किया? ओमानी अथॉरिटीज ने, ओमानी नौसेना ने। तो लॉज ये कहते हैं कि आप हिट करोगे तो रेस्क्यू भी करोगे। रेस्क्यू करोगे, इसमें ही नहीं, आप अगर जैसे डेना को मारा, ईरानियन जहाज को, उसके बाद भी अमेरिका की जिम्मेदारी बनती थी कि डूब रहे पोत से रेस्क्यू किया जाए। वो सैनिक जहाज के मामले में भी वो नियम लागू होता है। लेकिन यहाँ पे एक तो असैनिक जहाज था, मिलिट्री जहाज नहीं था, और किसी तरह का अटैक नहीं हुआ था उस जहाज की तरफ से कि आप रिटेलिएट करो, और आप दोहरा मापदंड अपनाते हो।
ऐसा ही एक जहाज जिसपे कि अमेरिकी क्रू था, जो मुकदमा अभी अमेरिका में चल रहा है, उस पे आपने कब्जा किया, और छोड़िए अमेरिकी जहाज का, ईरान के भी कुछ जहाज़ों पर आपने स्लिदरिंग करके हेलीकॉप्टर से आपने कब्जा किया। आप इस जहाज़ पर भी कब्जा कर सकते थे, उसको रोक सकते थे, इसमें कोई इंसानी जान नहीं जाती। किसी भी देश के वो नागरिक होते, अभी इस मामले में भारत के नागरिक हैं नाविक वहाँ के, लेकिन किसी भी देश के नागरिक होते जान तो नहीं जाती। और अमेरिका को तो पता होगा कि इस पे भारतीय लोग हैं। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे भारतीय नाविक हैं, तो फिर भी आप उसको हिट कर रहे हैं और दूसरी तरफ दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। अब जैसे मैं देखता हूँ कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है ट्रंप है, वो ट्वीट करके बधाई देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, डियर फ्रेंड। प्राइम मिनिस्टर भी उनको दोस्ती भरा रवैया अपनाते हैं, और उसके बाद इस पे ट्रंप लिपापोती कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से जयशंकर जी का कल बयान है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ट्वीट या बयान नहीं आया। लेकिन क्या ये जो हुआ है, 3 भारतीयों की जान जाना अपने आप में बहुत क्वेश्चनेबल है। क्या इसके खिलाफ भारत के पास ये अधिकार है कि वो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें जाए, मुकदमा करे? देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि वैसा विल पावर होना चाहिए, ठीक है, कि आप एक ग्राउंड बनाओ, आप उसको मानो कि ये कोर्ट में ले जाने के लिए एक मसौदा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का। लेकिन उसमें एक टेक्निकल कैच है। टेक्निकल कैच ये है कि अमेरिका जो है, जहाँ तक मुझे याद है 1988 के बाद से वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को उससे विड्रॉ कर चुका है, उसको मानता नहीं है। टेक्निकल जो नीड है वो ये है कि दोनों पक्ष उस कोर्ट को मानते हों, तभी आप जा सकते हैं। दूसरा है एक आईसीसी का, तो उसका मेंबर भारत नहीं है, तो वो तो रूल आउट हो जाता है इसी टेक्निकल आधार पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के पहले आप डिप्लोमेटिकली तो पहले एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है कि आपने तलब किया अमेरिकी राजनयिक को, ठीक है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्को रूबियो से फ़ोन करके बात की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, क्या जवाब मिला, अभी तक हमें नहीं पता है कि क्या जवाब मिला। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप तो लंबे समय से डिप्लोमेसी को कवर कर रहे हैं, इससे पहले की रिजीम्स में भी क्या इस तरीके के उदाहरण रहे और तब भारत की प्रतिक्रियाएं कैसी रही? ये देखिए, एग्जैक्टली इस तरह के उदाहरण तो नहीं है कि एक जहाज को हिट किया गया और 3 लोग मर गए, लेकिन अमेरिका के साथ तनाज़े अलग अलग समय पे विवाद होते रहे हैं। एक विवाद तब हुआ था जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबड़ा गडे को अमेरिका में उनके साथ बदसलूकी हुई थी, अरेस्ट तक जैसी चीज़ हुई थी, और उसके बाद भारत ने अपना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जो एक विरोध है वो जताया था। यहाँ तक कि जब जॉन केरी ने फ़ोन किया था तो सलमान खुर्शीद थे उस समय विदेश मंत्री, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया था। बाद में उनको क्या करना पड़ा, फ़ोन करना पड़ा उस समय के एनएसए शिवशंकर मेनन को, और फिर उन्होंने खेद जताया। और ये सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ की जो उस समय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता थी, उसने स्टेटमेंट जारी किया था, वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था, नेट पे अभी ढूंढेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। और ये कहा था, ठीक है, अमेरिका ने अपनी बात रखी थी कि देखिए हमारे कानून के तहत ये कार्रवाई हुई है, वो अपनी बात पे कायम थे उस मामले में, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रिग्रेट जो है वो जताया है जिस तरीके से मामले का डेवलपमेंट हुआ। तो ये कौन से साल की बात है? ये 2012-13 की बात है। और वही घटना थी क्या कि जब अमेरिकन एम्बेसी के बाहर से सिक्योरिटी हटा ली गई थी? हाँ, उस समय की ये बात है कि जब ये इतना विवाद बढ़ गया था कि एक सिंबॉलिकली उनको एक संदेश देने के लिए बैरिकेडिंग वगैरह हटाई गई थी, और जो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसमें थोड़ा सा उनको डाउनग्रेड किया गया था। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये लास्ट में ये जानना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का अभी जो स्टैंड है और जब वो विपक्ष में थे तब के और आपके स्टैंड में क्या फ़र्क समझ में आता है आपको? देखिए, ऐसे तो मैं पहले ये साफ कर दूं कि 2 केसों में सिमिलरिटी ढूंढना मुश्किल है, ढूंढना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि केरल के 2 मछुआरे मारे गए थे और इटली के मेरीन ने उनको मारा था। और उस समय अगर आप देखें, प्रधानमंत्री उस समय जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और उन्होंने किस तरीके से यूपीए सरकार को घेरा था, सोनिया गांधी का नाम लेकर सवाल पूछा था कि कहाँ हैं वो हत्यारे। हालांकि अलग बात है कि मोदी सरकार के आने के बाद ब्लड मनी के एवज में उनको वापस भेज दिया गया, वो एक सेटलमेंट हो गया। उसकी निटी-गिटी में या उसके डिटेल में नहीं जाते क्योंकि कोर्ट के जरिए वो सेटलमेंट हो गया। लेकिन जब ये मामला उठा था तो इस तरह के उन्होंने तीखे सवाल पूछे थे, और अलग अलग मौक़ों पे वो तीखे सवाल जो है सेंटर से पूछते रहे हैं। अगर अमेरिकी बात ही करें तो एक और भी बात है कि आपको पता होगा कि 2005 तक मोदी को अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा था, क्योंकि अमेरिका के अपने यार्डस्टिक थे, वो
2002 के गुजरात के जो दंगे थे उससे जुड़े कुछ मामले थे, वो कंट्रोवर्सी अपनी जगह वो खत्म हो चुकी। प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद तो हर जगह रेड कारपेट उनके लिए तो लाजमी है होना। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अपने आप में बहुत ताकतवर चीज है। बात ये है कि ऐसे मौके आए हैं इतिहास में, ज़्यादा पुराना नहीं, 2 दशक 2.5 दशक के भीतर ही, जब नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हों या प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे बीजेपी के नेता बन गए हों, उन्होंने बहुत कठोर हमले किए और वाजिब हमले किए। ये नहीं कि मैं कह रहा कि उस समय गलत था उनका हमला करना, उनका एक विपक्ष के नेता के तौर पे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, लेकिन सेंटर के तौर पे देखें तो नेता, विपक्ष के एक नेता थे। उस तौर पे जो उन्होंने बड़े वाजिब सवाल उठाए थे, और अब जब सवाल उठते हैं तो फिर सरकार की तरफ से अलग बातें कही जाती है कि या फिर ट्रोलिंग जो एक सोशल मीडिया का हिस्सा बन गया है कि यह सवाल कैसे उठ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो एक घटना हुई है उसको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कायदे, कानूनों के हिसाब से तौल कर देखे जाने की ज़रूरत है। क्या हम अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने को बाध्य हैं, वो तय करने की ज़रूरत है, और उसके बाद उस पर एक डिप्लोमेटिक, एक पॉलिटिकल स्टैंड, डिप्लोमेटिक से भी ज़्यादा, देखिए डिप्लोमेसी क्या है, जो आपकी सरकार तय करती है, उसके ज़रिए आपकी विदेश नीति प्रभावित होती है। तो यहाँ पे विदेश मंत्रालय क्या करेगा, ये सीधे तौर पे है कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, पीएमओ क्या सोचता है, वो किस तरीके से मामले को आगे ले जाना चाहते हैं, उसी दिशा निर्देश को ट्रांसक्राइब करेंगे, उसी के हिसाब से विदेश मंत्रालय चलेगा। तो जब टॉप लेवल पे अभी तक इस मामले को नहीं उठाया गया, आपने ट्वीट की बात की, छोड़िए कि अमेरिका के खिलाफ या ट्रंप को लेकर कोई ट्वीट करें, कम से कम 3 भारतीय जो मारे गए हैं उनकी संवेदना में तो एक ट्वीट हो सकता है। आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया था जब एक क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लग गया था और उनको शुभकामना संदेश दी थी कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। वो अच्छी बात है, इतना आप संवेदनशील हों कि देश के किसी क्रिकेटर को चोट लग जाए तो आप ट्वीट के जरिए संवेदना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 भारतीय नागरिक मारे गए, उनको शोक संवेदना ना देना, ये तो बात गले नहीं उतरती। और कोई ये कहे कि नहीं वो इलीगल काम करे थे, तो फिर हमें ये जानना पड़ेगा कि इलीगल काम क्या था, किस आधार पे हम कह रहे हैं कि वो इलीगल, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका का ब्लॉकेड है, तो हम सब कुछ वो मान ले रहे हैं। मैं एक आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ इस सवाल के जवाब के सिलसिले में कि देखिए, अमेरिका के पीछे हमारा होना, उसके प्रतिबंधों को मानना उस हद तक जायज़ है जहाँ तक कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो डॉलर आधारित है। तो हम जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, खासतौर पे तेल की जो खरीद करते हैं, उसके लिए पे करना पड़ता है हमें डॉलर में। अब ईरान पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, 19 तक तो तेल हम भी ले रहे थे, लेकिन जब JCPO हटा और फिर प्रतिबंधों को लगाना शुरू किया अमेरिका ने, तो हमने तेल लेना बंद कर दिया। उसमें एक बहुत बड़ा जो बिंदु है वो है भुगतान का संकट। ईरान ने ठीक है रुपयों में तेल लेना मुनासिब समझा, वो सहमति बनी थी, लेकिन कितना तेल रुपयों में लेंगे। अगर हम उदाहरण दें रूस की, तो रूस ने भी रुपयों में तेल देने की बात मानी थी, लेकिन रूस की कंपनियों को जितने रुपए हमने दिए वो सब भारतीय बैंकों में हैं, और रूस की कंपनियों के पास सिर्फ एक ही उपाय है कि उन भारतीय रुपयों को भारत में ही इन्वेस्ट करे। कोई करना चाहेगा, नहीं चाहेगा, या भारत से कुछ आयात करे जो किसी की ज़रूरत हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो वो भी जो है मामला आगे नहीं बढ़ा, और एक बार हमें युआन में भी पे करना पड़ा, जो एक बड़ी खबर बनी थी। तो जो अमेरिकी जो डॉलर आधारित विश्व अर्थव्यवस्था है, उसके तहत हमारी एक मजबूरी है कि अमेरिकी सैंक्शंस को माने। उसके अलग कैस्केडिंग इफेक्ट भी है कि हम नहीं मानेंगे तो दूसरे सेक्टर पे भी, दूसरी कंपनियों पे भी वो जो अपने प्रतिबंध हैं वो लगा देगा, तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगा, जैसे 98 में हुआ था जब हमने परमाणु परीक्षण किया था और वेस्ट और अमेरिका सब ने सैंक्शंस लगाए थे। तो उस स्थिति में हम नहीं जाना चाहते, इसलिए अमेरिकी प्रतिबंधों को मानना हमारी एक मजबूरी हो सकती है। लेकिन हर चीज़ में आँख मूंद के अमेरिकी लाइन टो करना वो हमारी मजबूरी नहीं हो सकती। अच्छा, लास्ट में ये बता दीजिए कि अभी फिलहाल विपक्ष का क्या रुख है इस पर? देखिए, विपक्ष काफ़ी हमलावर है। आपने देखा होगा तो कांग्रेस की तरफ से अपना एक स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने मांग की है कि जो अमेरिकी जिम्मेदारी जो है वो तय की जाए, मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, अमेरिका ऐसे कृत्य ना करे, इसके लिए रोका जाए। राहुल गांधी ने भी विपक्ष के नेता के तौर पे अपने स्टेटमेंट दिए हैं जो कि काफ़ी तीखे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जो हैं वो फ्रांस गए हैं, वहाँ पे G7 है, और इस बात की पूरी संभावना है कि वहाँ पे साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी। ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ भरोसे के साथ कि उसमें ये मुद्दा उठेगा, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से मुद्दा उठाएंगे। मुद्दा सिर्फ उठना ही नहीं है,
अगर वो मुद्दा उठा और उस मुद्दे को उठते हुए वो दिखा नहीं, वो मुद्दा उठते हुए दिखा नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उसको इस तरह से स्ट्रांग तरीके से उठाने की ज़रूरत है जो साउंड हो बाहर भी, जो जिसकी धमक बाहर तक आए। अब ये नहीं कि वहाँ पे कोई मतलब फाइटिंग कर लें टाइप से, लेकिन ये है कि इस तरह से उठे कि लगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने 3 भारतीय की जान को बिल्कुल एक बहुत ही सेंसिटिव मामला समझा है और इस तरह से मामला उठाया है और इस तरह से उनसे भी कुछ रिएक्शन लिया हो जो कि इस फेवर में हो कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह का कुछ नतीजा आएगा तो आप मान लीजिए कि भारत ने अपनी जो जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रधानमंत्री के तौर पे जो जिम्मेदारी है वो बहुत भली प्रकार से निभाया है। लेकिन अगर आपने कह दिया और अगले बंदे ने, जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने जो हमारी सरकार है उसने बुलाया, उसके कुछ घंटे के बाद तीसरे जहाज़ पर हमला कर दिया, तो उससे लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावे वाली बात है। हम विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, असंतोष जताने के लिए असंतोष जता रहे हैं, हम उसको बहुत मजबूती से नहीं उठा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। मतलब एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं, एक आम नागरिक के तौर पे जितने भी सवाल हमारे मन में या आपके मन में हो सकते हैं, मैंने उमा सर से पूछे, क्योंकि हमें पता है कि हम इतने जानकार नहीं, इतने विद्वान नहीं, इसलिए हम बीच बीच में विद्वानों को आपके सामने लाते रहते हैं ताकि वो बताएं कि एक्चुअल में दुनिया कैसे चलती है। विद्वान हम भी नहीं हैं, सॉरी, लेकिन हाँ, बट आपकी एक्सपर्टीज है ना, जो है कि जो अपने आप इतने दिन से कवर कर रहे हैं भाई। तो आप 1996 से आई थिंक कवर कर रहे हो आप। 96 से 96 से तो आज सर 30 साल होने को है। हाँ। तो 30 साल में तो 30 साल तो अभिनव जो है हमें मौका देते हैं कि हम जो कुछ भी हमने जाना सीखा समझा है, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, तो वो हम आप तक बिल्कुल रॉ फॉर्म में लेकर आते हैं। अच्छा लगता है कि जो, और सबसे अच्छी चीज मुझे आपकी यही लगती है कि आप दोनों तरफ की बातें बताते हो। अब जो एक तरफी चलन चला है कि या तो एक ही लाइन टो की जाती है, आपका मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप बैलेंस होकर के दोनों तरफ का सरकार का पर्सपेक्टिव। और छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं एक्टिवली फॉरेन मिनिस्ट्री कवर करता हूँ, तो जो ऊपर की बात है, अंदर की बात है, जो सेंस है सरकार का, वो भी पता चलते रहता है। तो उनके पक्ष को बताना, और जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि सरकार के पक्ष को बताना या सरकार का पक्ष लेना दो अलग बातें हैं। तो जब आप डिस्कशन करते हैं तो आपको हर पहलू को सामने रख देना चाहिए और राय जनता को बनाने देना चाहिए। जी, तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने समय निकाला। आगे भी जब भी कोई मुद्दे होंगे बड़े तो बात करना चाहेंगे, सर को बुलाएंगे। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर से जो इनका इतने दिन का ग्लोबल अफेयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, उस पर तमाम देशों को लेकर के क्या अनुभव रहे, कौन सा देश कैसा है, कैसे काम करता है, क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जो अफगानिस्तान भी गए हैं, पाकिस्तान 16 बार गए हुए हैं, दुनिया के 40 से ज़्यादा मुल्कों में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, इनका एक विस्तृत पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, आराम से बैठ के तफसील से इनके अनुभव जानेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी। शुक्रिया।